हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या चीज़ है? पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उसको हम डिटेल में लिखते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड दैट इट इज़ द पॉइंट of a body from where the whole weight of the object acts downward। बहुत आसान से वर्ड्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ से उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, वो पॉइंट क्या है? उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। याद रखें कि हर बॉडी का, हर ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से उसका वेट एक्ट करता है, एंड दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक पेंसिल है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंसिल आपके हाथ में, और आप इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना चाहते हैं। कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है। आपने इस पेंसिल को अपनी फिंगर पे बैलेंस करना है, अपनी फिंगर पे बैलेंस करना है। लेट्स सपोज कि आपकी फिंगर, ये आपकी फिंगर की पोजीशन जहाँ पे ये बैलेंस हो गई, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होती है, राइट एट द टॉप ऑफ दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी। शॉर्ट में हम इसको सी जी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो ये जहाँ पे ये पेंसिल आपकी फिंगर पे बैलेंस हुई है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी चेंज। अगर आप ऑब्जेक्ट पे मास ऐड कर देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, से लाइक आपके पास ये रॉड, आपने इस रॉड को एक पोजीशन पे बैलेंस किया, से आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया इसको। अगर आपने इसको बैलेंस किया है तो इसका मतलब है कि राइट एट द टॉप ऑफ दिस बैलेंसिंग पॉइंट, दिस पॉइंट, द मार्क, द वन विच आई मार्क विद द रेड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और मास रख देता हूँ उस जगह पर, सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे एक मास रख दिया इस जगह पर, सो डू यू थिंक कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी उस पोजीशन पर रहेगा? नो, क्योंकि मैंने एक मास ऐड किया है टुवर्ड्स द राइट, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पोजीशन से थोड़ा सा राइट की तरफ चला जाएगा, और राइट की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाने की वजह से अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइक यहाँ पर हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, अब ये क्या अब भी बैलेंस रहेगा उसी पोजीशन पे? नो वे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो चुका है। सो अब ये डाउनवर्ड आ जाएगा, सो अब ये बैलेंस नहीं रहेगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी शिफ्ट अगर आप मास ऐड कर देंगे। जिस तरफ आप मास ऐड करेंगे उसी पोजीशन की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट तरीके से मालूम किया जा सकता है। इट इज ईजी इफ द ऑब्जेक्ट इज रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव this square,
अगर ये एक स्क्वायर शेप है मेरे पास, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू दैट? सिंपली इसके दो डायगोनल ड्रॉ करें. और जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, आई मीन दैट पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसी तरीके से अगर एक रेक्टेंगल है मेरे पास, आई हैव दिस रेक्टेंगल. इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं. सिंपली हम ड्रॉ करेंगे. दो डायगोनल. और जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास. अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल के दो मीडियन ड्रॉ करेंगे. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हमने. यहाँ से एक दूसरी लाइन ड्रॉ की. और जिस पॉइंट पे दोनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास. सो रेगुलर, ये सारी क्या है? रेगुलर शेप में. सो रेगुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेगुलर शेप्स एग्जैक्टली एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर. नोट कर लें इस बात को. सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a regular shape is at their at its geometrical center. ठीक है. रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरेगुलर शेप. अगर शेप इरेगुलर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ होती है एस्टिमेशन. वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये शेप ड्रॉ करता हूँ, ये शेप, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए? इट इज़ जस्ट लोअर देन द मिडल. एग्जैक्टली मिडल पे नहीं होगा, उससे थोड़ा सा नीचे होगा. अच्छा, थोड़ा सा नीचे क्यों होगा? आप इसकी शेप देखें तो इसकी शेप में मास जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, एंड दिस ब्रिंग्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टूवर्ड्स डाउन, क्योंकि मास जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है. अच्छा, इसी तरीके से एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पास पेपर में आता है, दैट इज़ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉर्स शू. अगर ये मेरे पास एक हॉर्स शू है, ये मेरे पास एक हॉर्स शू है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो सकता है? पॉसिबल पोजीशन देखते हैं हम. इट कुड बी ए, और एट दैट पॉइंट बी, और एट दैट पॉइंट सी, और हेयर डी. सो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इट इज एट डी.
अच्छा, इसका रीज़न क्या है? ऑल्दो कि देर इज़ नो मास एट द पॉइंट डी, मास जो है वो इसके ऑल अराउंड है, लेकिन ये सारे मास का सेंटर है। आप देखें, अगर पॉइंट डी से देखें आप, जितना मास ऊपर की तरफ है उतना ही डाउनवर्ड है, जितना लेफ्ट की तरफ है उतना ही राइटवर्ड है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सिलाई का, हमारे पास अगर एक टायर है, ये एक टायर है हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो सकता है? एग्जैक्टली इन द मिडल। अगर मैं इसके टायर की सही से शेप बनाऊं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इसके सेंटर में, मिडिल में होगा। ऑल्दो कि वहाँ पे हमें मास नज़र नहीं आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल में होगा, क्योंकि इसके ऑल अराउंड मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगी। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली मालूम करना है, और वो ऑब्जेक्ट भी रेगुलर नहीं है बल्कि एक इरेगुलर शेप है, फॉर एग्जांपल हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लेमन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। टू फाइंड सेंटर, एक्सक्यूज मी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लेमिना। लेमिना क्या है? अ टू डायमेंशनल शेप, एक कार्डबोर्ड जो कि इरेगुलरली कटा हुआ है। लेट्स सपोज आई हैव दिस कार्डबोर्ड, ये एक क्या है? लेमिना है। नाउ यू कैन सी इट इज नो वेयर ऑफ अ रेगुलर शेप, ठीक है। तो ये एक लेमिना है हमारे पास। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लेमिना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तकरीबन तीनों ही फॉर्मेट में ये आ सकता है, पेपर 1 में भी, 2 में भी और 4 में भी। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? नंबर 1, मेक 3 होल्स। अच्छा, अब 3 होल्स कैसे बनाने हैं? 3 होल्स आपने इस तरीके से बनाने हैं कि वो किसी एक जगह, ऐसा ना कि आपने एक होल यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। आपने तीनों होल्स को ऐसे बनाना है कि वो स्प्रेड हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। दे मस्ट ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। आपने एक होल यहाँ पे बनाया, एक होल यहाँ पे बनाया, और एक होल यहाँ पे बना दिया। यू कैन सी नाउ दीज 3 होल्स ऑक्यूपाई द ऑलमोस्ट ऑल द स्पेस ऑफ द लेमिना। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने लिया एक आयरन स्टैंड। चलिए जी, एक आयरन स्टैंड ले लेते हैं। एक आयरन स्टैंड ले लिया हमने। आयरन स्टैंड के साथ एक पिन लगा दी, ये एक पिन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस लेमिना को यहाँ पे
इसका एक होल लिया, लेट्स से लाइक इफ आई मार्क द होल नेम्स, से इट इज नंबर 1, इट इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। मैंने होल नंबर 1 के साथ इसको लेमिना को हैंग कर दिया ना। लेमिना को मैंने इस पिन के अंदर इंसर्ट कर दिया। अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको, क्योंकि आप साइड से देख रहे हैं तो अब आपको लेमिना की जगह एक लाइन नजर आएगी, क्योंकि आप लेमिना का साइड व्यू देख रहे हैं। मेक श्योर कि होल इतना ब्रॉड होना चाहिए कि वो पिन के अराउंड आसानी से रोटेट कर सके। रिमेंबर दिस रेड वन इज अ पिन। अब हम क्या करेंगे, पिन का जो बाहर वाला हिस्सा है जो बाहर हैंग कर रहा है उसके साथ साथ हम एक प्लम लाइन हैंग कर देंगे। एक प्लम लाइन क्या होती है, बहुत सिंपल से वर्ड में आपने एक पीस ऑफ स्ट्रिंग के साथ कोई भी हैवी वेट अटैच कर लेना है एंड योर प्लम लाइन इज रेडी। प्लम लाइन वी यूज टू चेक वेदर समथिंग इज परफेक्टली वर्टिकल और नॉट। आप में से जिन लोगों ने कभी किसी मेसन को दीवार वगैरह वॉल्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते देखा होगा, तो दोज पर्सन मस्ट यूज अ प्लम लाइन टू मेक श्योर दैट द वॉल व्हाट दे आर मेकिंग इज परफेक्टली वर्टिकल। अदरवाइज जो वॉल जो है वो आपकी पीसा हटावट की तरह टेढ़ी बन जाएगी। तो आपने प्लम लाइन को यहाँ से हैंग किया, ये आपकी प्लम लाइन होगी। प्लम लाइन के साथ आपने यहाँ पे एक अदद वेट हैंग कर दिया, तो ये आपकी प्लम लाइन रेडी है। अच्छा जी, जब आपने प्लम लाइन यहाँ पे हैंग कर दी, अब आपने क्या करना है कि पेंसिल्स लेनी है और प्लम लाइन की जो स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल है उससे लेमिना के ऊपर एक मार्क ले लेना है, ठीक है, ताकि प्लम लाइन की पोजीशन लेमिना के ऊपर मार्क हो जाए। लेट्स सपोज कि आपने अगर नंबर 1 से हैंग कर किया था, लाइक दिस इज यू आर हैंगिंग योर लेमिना लाइक दिस, ये होल नंबर 1 से आपने हैंग किया था, तो आपने प्लम लाइन जहां पे इसके साथ साथ ट्रेवल कर रही है उसके साथ साथ आपने पेंसिल से एक डॉट मार्क कर लेना। और जब आपने डॉट मार्क कर लिया तो डॉट मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, स्केल रख के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको होल नंबर 2 से हैंग करना है और होल नंबर 2 से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है प्लम लाइन की हेल्प से। इसी तरीके से होल नंबर 3 से हैंग करना है आपने, और फिर हैंग करने के बाद प्लम लाइन की हेल्प से थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर देनी है। द पॉइंट वेयर ऑल द 3 लाइंस आर meeting each other, this point will be the center of mass. See, so this is how you can find the center of mass. प्रिकॉशंस इसमें क्या हो सकती हैं, प्रिकॉशंस इनमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे होल जो हैं वो एक ही जगह पे नहीं होने चाहिए, होल शुड बी वेल स्प्रेड। पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर होल जो है वो स्प्रेड होने चाहिए। नंबर 2, होल शुड बी ब्रॉड, they should be broad enough so that the lamina can rotate around the pin without any friction, without it should be moving around the pin freely without any friction. नंबर 3, जब आप प्लम लाइन को हैंग करें तो मेक श्योर कि प्लम लाइन जो है वो लेमिना को टच ना करे, अदरवाइज ये लेमिना को हिला सकती है। एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी वेरी मच अवे फ्रॉम द लेमिना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दूर होगी तो आपको प्लम लाइन को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की बात हो गई। अब हम फर्दर मूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, व्हाट इज स्टेबिलिटी? So stability of a body is
the property of an object to maintain its present position. फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी सी एफर्ट करके एक पेंसिल को पॉसिबली एक पेंसिल को आप वर्टिकली स्टेबल कर सकते हैं. बट डू यू थिंक इट इज रियली अ स्टेबल थिंग? द पर्सन कैन पुश अ लिटिल एंड दिस पेंसिल विल फॉल. इट मीन्स कि पेंसिल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी. इट कैन फॉल इजीली. बट यू कैन डू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक चेयर है, तो डू यू थिंक कि आप इस चेयर को भी इतनी आसानी से गिरा सकते हैं? आप अगर चेयर को पुश करेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि चेयर विल रिटर्न बैक एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो इट मीन्स कि चेयर जो है वो पेंसिल से बहुत ज़्यादा स्टेबल है. लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा एफर्ट करके गिरा सकते हैं. बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू फॉल अ टेबल. टेबल जो है वो चेयर से ज़्यादा स्टेबल है. अब स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर. किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी मेनली दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्टेबिलिटी डिपेंड on number one, base area. बेस एरिया जितना ब्रॉडर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल एक बुक अगर हम उसको वर्टिकल रखें या उसको जो है वो लिटा दें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि अगर बुक का एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी. नंबर टू, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. याद रखें किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हाई होगा, जितना ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट उतना ही अनस्टेबल होगा. आई एम रिपीटिंग, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा ऑब्जेक्ट उतना ही अनस्टेबल होगा. इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम डायग्राम फॉर यू. लेट्स सपोज I have this object and I have this object. Let me name this A and this name as B. इसका जो center of gravity है that is here, और इसका जो center of gravity that is here. So what do you think, which one is more stable? Now if you look closely, both has almost same base area. ग्राउंड पे दोनों का तकरीबन एक ही जितना एरिया जो है वो टच कर रहा है. इन दिस केस स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? क्योंकि बोथ हैज द सेम एरिया. स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. इसकी हाइट कम है जबकि इसकी हाइट ज्यादा है. ठीक है. सो A will be more stable. क्यों ज़्यादा A क्यों ज़्यादा स्टेबल है? मैंने क्या बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होगा, जितना हाई होगा, वो उतना ही अनस्टेबल होगा. और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा, जितना डाउनवर्ड होगा, जितना टूवर्ड्स द ग्राउंड होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल. तो आप देखें कि ए का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज एट लोअर पोजीशन, दैट मेक ए
as more stable. On the other hand, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, so like this is one object, center of gravity at here, and another object I'm going to make. Look at this. Now you can see the two objects both lying here, A and B. Now let me name it C. So which one is more stable in this case? So in this case, C will be more stable. अब सी क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि सी का आप देखें कि बेस एरिया जो है वो जो एरिया इन कांटेक्ट है वो ज़्यादा है, दैट मेक इट मोर स्टेबल. दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट नियरली सेम है, बट सी का बेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए सी ज़्यादा स्टेबल है. सो दो फैक्टर्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज एरिया इन कांटेक्ट और बेस एरिया, एंड नंबर टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे नीचे आएगा ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल होता चला जाएगा. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम. लेट्स सपोज दैट आई हैव अ बुक शेल्फ. एक बुक शेल्फ, ये दो आइडेंटिकल बुक शेल्फ मैंने चूज कर ली. ना in this bookshelf I puts the books at the top. यहाँ पे ये books हैं, red ones are books. यहाँ पे book हैं, second number पे books हैं. But on the other, I place the books on the lower shelf here and here. अब अगर just estimate करें कि center of gravity, let me name them first. Let me call this bookshelf A and this bookshelf B. तो bookshelf A का जो center of gravity होगा, that is nearly somewhere here. Why? क्योंकि mass ऊपर की तरफ है. This bring the center of gravity more above. But on the other hand, on the bookshelf B, the center of gravity probably be somewhere here. क्योंकि इसमें मैंने बुक्स को नीचे किया है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया. नाउ व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर स्टेबल? सो करेक्ट आंसर इज बी विल बी मोर स्टेबल. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि बी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है. दिस मेक इट मोर स्टेबल. द सेम टेक्निक यूज बाय द ट्रांसपोर्टर्स जब ट्रक्स वगैरह को लोड करते हैं या दूसरे व्हीकल्स को लोड करते हैं, तो दे ट्राई टू लोड हैवी ऑब्जेक्ट एज लो एज पॉसिबल. वो हैवी ऑब्जेक्ट को, मेटेलिक फ्रेम्स हो गए, मेटेलिक के ऑब्जेक्ट हो गए, दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गए, वो जितना नीचे होता है वो नीचे स्टोर करते हैं ट्रक में. क्योंकि जब हैवी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्टोर होते हैं तो दिस ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लोअर. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रक स्टेबल हो जाता है. अगर वो ऐसा ना करेंगे, अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट को टॉप पे लोड करेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा एंड दिस मेक्स द ट्रक्स अनस्टेबल, और उसके अपसाइड डाउन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है. सो चॉइस क्या आपकी ट्रांसपोर्ट करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं? मेक श्योर कि हैवी लोड्स मस्ट बी स्टोर्ड एट द बॉटम to bring the center of gravity lower, and this makes your vehicle more stable.
ओके, एक और बात। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी बार बार आता है एग्जाम में, आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक सिलेंडर, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, लाइक दिस। सेम ऑब्जेक्ट, I just make it a little tilted. Wait a minute, let me make correction in my diagram. Okay, center of gravity approximately here, and here it is, here. So, well, the question is, what do you think? This object will fall or will return to the same position? What do you think? इसका आंसर देने का आसान तरीका है, तुक्के नहीं लगाने आपने, बिल्कुल कैलकुलेशन से आपने आंसर देना। देखिए, what you have to do, you have to draw a vertical line from the center of gravity. आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। वी नो दैट कि वेट हमेशा कहाँ से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट है या पिवटिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट को क्या कहते हैं, पिवटिंग पॉइंट। और वेट इसका उसके राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, एंड दिस मेक्स इट गो दिस वे, सो इट विल फॉल ऑफ। क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट की जो लाइन है वो पिवटिंग पॉइंट से राइट की तरफ जा रही है, टर्निंग पॉइंट से राइट की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से राइट की तरफ टर्न हो जाएगा एंड विल फॉल ऑफ। ठीक है, अगर ये लाइन जो है वो लेफ्ट से जाती तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट की तरफ चला जाता एंड रिटर्न बैक टू द पोजीशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ दिस अगेन हियर, लेट मी डू इट। अच्छा जी, अब इस केस में क्या होगा, अच्छा अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा लोअर कर देते हैं। लेट मी ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ लिटिल डाउनवर्ड। मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लेके आ गया। से नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर टू हिट दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा जी, और पिवटिंग पॉइंट इज द सेम एज दिस वन, ये पिवटिंग पॉइंट है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी लाइन ड्रॉ की, दिस एरो और लाइन रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें और कंपेयर करें पहली वाली डायग्राम से, तो अब इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पिवटिंग पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो दिस ब्रिंग द होल ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस वे, एंड ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक टू द सेम पोजिशन। सो इन दिस डायग्राम यू मे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्यों स्टेबल हो जाता है। सो यहाँ से हमें दोबारा ये बात समझ में आई कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, लाइक इन दिस डायग्राम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ज़्यादा थी तो दिस मेक इट अनस्टेबल एंड ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू फॉल। बट इन दिस डायग्राम, डायग्राम नंबर 2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर। व्हेन वी लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अब जो वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पिवटिंग पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, एंड दिस ब्रिंग्स बैक द ऑब्जेक्ट टू द स्टेबल पोजिशन। सो दिस इज हाउ
the stability might be changed when you change the center of gravity. So center of gravity lower करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा, center of gravity हाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास एट दिस पॉइंट. हमने डिस्कस किया इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड, एंड देन वी हैव डिस्कस दैट हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी affects the stability of an object, and we also discussed that how to find the center of gravity of lamina. Next class में हम discuss करेंगे turning effect and momentum को. So take care till the next class.